हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। आज फ्रेंड्स मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, जैसे फ्रेंड्स मैं आपको आगे के जो जितने भी पार्ट थे मैं आपको बता चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको सजीव के बारे में बताया और मैंने आपको इकोलॉजी के बारे में बताया, इकोसिस्टम के बारे में बताया। तो वहाँ तक फ्रेंड्स अगर आपको किसी को भी कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। जैसे कि मैंने कल आपको बता दिए थे एनिमल, जितने भी एनिमल आपको पृथ्वी पर देखने को मिलते हैं उन सभी का जो रिस्पिरेटरी ऑर्गन है किस प्रकार से वो लोग सांस लेते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बताया कि कौन से जीव जंतु किस प्रकार से सांस लेते हैं। ठीक है, इन सभी के बारे में हम आपको कल बता चुके थे। और मैं आपको बता दूं एग्जाम में आपके क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ऐसे पूछ लिया जाएगा केचुआ किससे अपना रिस्पिरेटरी ऑर्गन जो है जो केचुआ है वो श्वास किससे लेता है। ठीक है, तो जो केचुआ है फ्रेंड्स वो त्वचा से सांस लेता है। ठीक है, ये मैं आपको पूरा बता चुकी थी। व्हेल मछली, डॉल्फिन मछली, ऑक्टोपस मछली और मेढक बारे में, मक्खी, काकरोच और फिर अन्य कोई भी कीट हैं वो सभी किससे लेते हैं, सब ट्रेकिया से सांस लेते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स किसके बारे में, प्रकाश संश्लेषण के बारे में। ठीक है, इतना तो आप सभी लोग जानते हैं जो प्रकाश संश्लेषण है वो पेड़ पौधे क्या प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं ना, तो वो कैसे बनाते हैं। ठीक है, इन सभी के बारे में आज हम लोग चर्चा करें। ठीक है, जैसे फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जैसे आपने अपने चारों ओर पाए जाने वाले जितने भी पशु पक्षी, पेड़ पौधे, पत्थर, पहाड़, नदी, नाले आदि सभी के बारे में आप लोग जानते होंगे। ठीक है, और मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे जैसे मछली हो गई, खरगोश, हिरन, तोता, गिलहरी, मनुष्य, ये सभी जो पेड़ पौधे हैं ना ये सभी जो हैं, जबकि जो पत्थर, चट्टान आदि सभी क्या है, सब निर्जीव हैं और जो इतने सजीव हैं। ठीक है, मैंने पहले जो आपको बताया मछली, खरगोश, जितने भी जीव जंतु के बारे में वो सभी क्या सजीव हैं, ये सभी क्या निर्जीव हैं। जितने भी जो सजीव होते हैं, सजीवों के अंदर कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं। जितने भी सजीव होते हैं उनके अंदर पोषण होता है, न्यूट्रिशन, श्वसन आपका रिस्पिरेटरी ऑर्गन होता है उनके अंदर, उत्सर्जन होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, संवेदनशीलता होती है उनके अंदर, जैसी क्रियाएं उनके अंदर होती रहती है। ठीक है, इन्हें हम जैविक क्रियाएं कहते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे यहाँ पे पोषण के बारे में। ठीक है, देखिए ये जो प्रकाश संश्लेषण है इसके द्वारा क्या होता है, पेड़ पौधे को पोषण मिलता है। ठीक है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान मुख्य रूप से पत्तियों के द्वारा होता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हैं ना, हम लोग क्या ग्रहण करते हैं, मनुष्य क्या ग्रहण करते हैं, O2 की CO2, कमेंट करके बताइएगा। मनुष्य जो हैं वो O2 ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और CO2 क्या करते हैं, छोड़ते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है पेड़ पौधे क्या है, ये लोग पौधों में जो है गैस का आदान प्रदान किससे होता है, पत्तियों के द्वारा होता है। और पत्तियों में उपस्थित जो सूक्ष्म रंध्रों के द्वारा ऑक्सीजन, जो रंध्र होते हैं फ्रेंड्स उसको स्टोमेटा बोला जाता है। ठीक है, जितने भी जो रंध्र होते हैं उनको इंग्लिश में स्टोमेटा बोला जाता है। इनके द्वारा क्या होता है, ऑक्सीजन अंदर जाती है और CO2 गैस जो होती है वो बाहर आती है। और परंतु जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे क्या होते हैं, CO2 गैस अंदर लेते हैं और O2 गैस क्या करते हैं, बाहर करते हैं। किससे, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा। ठीक है, और जो इनके जो स्टोमेटा होता है रंध्रों के द्वारा क्या करते हैं, ये भी CO2 जो O2 है ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और जो CO2 गैस है उसको क्या करते हैं, बाहर छोड़ते हैं। पौधे जो है फ्रेंड्स CO2 गैस अंदर लेते हैं और O2 गैस को बाहर छोड़ते हैं किसके टाइम पे, जब वो अपना भोजन बना रहे होते, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर रहे होते उस टाइम पे। पौधों में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होते हैं। ठीक है, जबकि रात में क्या होता है, जबकि श्वसन क्रिया रात दिन होती है। प्रक्रिया में जो पौधे होते हैं O2 के प्रमुख स्रोत हैं। देखिए जो पौधे होते हैं ना, पौधों में क्या होता है, ये लोग भी O2 जो इनके जो स्टोमेटा होते हैं, पत्ती की जो पत्ती होती है, पत्ती के नीचे से आप छोटे छोटे छिद्र देखे होंगे ना। मान लीजिए ये पत्ती है, पत्ती के बीच में आपने छोटे छोटे छिद्र देखे होंगे जो सनलाइट से उसमें सन लेते हैं और CO2 एब्जॉर्ब करते हैं इन्वायरमेंट से। ठीक है, तो फिर ये जो स्टोमेटा होते हैं उसके अंदर क्या होती है, प्रोसेस चलती है। शरीर मैं आपको बता दूं, देखिए जो कुछ जंतु जो अपना भोजन पेड़ पौधे से प्राप्त करते हैं लेकिन उन्हें शाकाहारी कहते हैं। ठीक है, और ये पेड़ पौधे अपना भोजन खुद से बनाते हैं इसलिए क्या स्वपोषी कहलाते हैं। ठीक है, जो पौधे भी होते हैं पौधे भी सांस लेते हैं। ठीक है, पौधे भी क्या करते हैं, पौधे भी सांस लेते हैं। अब आप सोचेंगे पौधे कैसे सांस लेते हैं, तो पौधे जो है फ्रेंड्स वो गैसीय आदान प्रदान करते हैं, उन्हीं के द्वारा वो सांस लेते हैं। ठीक है, उनके अंदर कोई आर्गन नहीं होता, जैसे हम लोग के अंदर रिस्पिरेटरी आर्गन होता है, तो ये किससे सांस लेते हैं, ये इनके जो स्टोमेटा होते हैं इसी से ये लोग क्या करते हैं, सांस को लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अब हम फ्रेंड्स इसके आगे बात करेंगे, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे सभी सजीवों में उत्सर्जन होता है, तो सभी सजीवों में उत्सर्जन कैसे होता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए जो सभी सजीव में उत्सर्जन होता है वो किस प्रकार होता है, कैसे होता है, उसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। तो भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, सभी जो सजीव होते हैं उनमें कुछ अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं। जिस प्रक्रिया के द्वारा सजीव अपना शरीर से
अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालते हैं उत्सर्जन कहा जाता है। जैसे मूत्र एवं मल के रूप में बाहर निकालना। और मनुष्य का जो पसीना होता है श्वेत कलर का होता है ना, आप लोग देखते हैं गर्मी के टाइम में काफ़ी ज़्यादा पसीना हो रहा है सभी को, तो ये भी क्या है, एक प्रकार का अपशिष्ट पदार्थ है जो आपके शरीर से क्या होता है, त्वचा के द्वारा बाहर निकलता है। और पक्षी कीट के रूप में, और जो पक्षी होती हैं फ्रेंड्स, पक्षी जो है वो बीट के रूप में अपना अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालती हैं, आप लोगों ने देखा होगा। जैविक क्रियाओं और जो पाचन एवं श्वसन आदि के जो फलस्वरूप सभी जो जीव जंतु हैं उनके शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उनको भी बाहर निकालना क्या होता है, आवश्यक होता है। ठीक है, अगर ये बाहर नहीं निकालेंगे तो हानिकारक होगा ना शरीर के लिए। इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर के बाहर निकालने की जो क्रिया होती है उसे ही क्या कहा जाएगा, उत्सर्जन कहा जाएगा। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। तो जैसे जंतुओं के अंदर कैसे उत्सर्जन को बाहर निकाला जाता है, जो भी आपका अपशिष्ट पदार्थ होता है, जो भी आपका डिस्चार्ज मटेरियल होता है, उसको कैसे बाहर निकाला, मलमूत्र के द्वारा निकाला जाता है, पसीना के द्वारा। और जो पेड़ पौधे वो कार्बन डाई गैस के द्वारा क्या करते हैं, निकालते हैं। और उत्सर्जन क्रिया जो पौधे हैं, पौधों में भी आपको देखने को मिलता होगा, जैसे गोंद हो गया, रेजिन, हींग हो गया, टेटिन, कत्था आदि पौधों का भी उत्सर्जित पदार्थ है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत से जो पेड़ पौधे हैं उनके अंदर से कहीं दूध निकलता होगा। ठीक है, आप लोगों ने गोंद देखा होगा, छोटे में जब आप लोग बचपन में रहे होंगे, आप लोगों को याद होगा, जैसे जो पेड़ से जब थोड़ा थोड़ा गोंद निकलता होगा वो आप लोग देखे होंगे, उसको हम लोग इकट्ठा करके क्या करते थे, हमने एक काम किया, आप लोगों ने किया है कि नहीं, कमेंट करके बताइएगा। उस गोंद को निकाल करके कापी वगैरह को हम लोग चिपकाया करते थे। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो पेड़ पौधे का अपशिष्ट पदार्थ होता है। ठीक, अब हम यहाँ पे बात करेंगे सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। अब हम यहाँ पे इनकी बात करेंगे, जो सभी जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, उद्दीपन के प्रति क्रिया करते हैं, मतलब कि संवेदनशीलता के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे, हमारे आसपास होने वाली जो परिवर्तन जो किसी सजीव जो प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करते हैं उद्दीपन कहलाता है। और जो हम लोग जो करते हैं वो क्या, उद्दीपन कहलाता है। और जो वो प्रतिक्रिया देते हैं सजीव परिवर्तन के प्रति करते हैं उसे क्या, अनुक्रिया कहेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ, उद्दीपन, अनुक्रिया ये सब क्या है। आपने देखा होगा कि अचानक जब पटाखे की आवाज़ होने से पेड़ पर जो भी बैठे होते हैं, चिड़िया, पेड़ पे जितने भी पक्षी बैठे होते हैं वो क्या करते हैं, यदि किसी गर्म वस्तु पर आपका हाथ पड़ जाए तो आप क्या करेंगे, तुरंत हाथ हटा लेंगे। पटाखे की आवाज़ सुन के चिड़िया जो होती हैं वो उड़ जाती हैं। तो तो क्या होता है फ्रेंड्स, वो जो है ना तुरंत हटा लेना, ये सभी क्या कहलाएगा, मनपसंद पकवान देखने के बाद आपके मुंह में अगर पानी आने लगता है तो क्या करेंगे, आपको खाने की इच्छा जागृत होगी ना। तो इसी प्रकार उसको क्या कहा जाता है, उपरोक्त अगर हम आपको बताएं, जैसे जीवों में जो परिवर्तन के प्रति अनुक्रिया प्रदर्शित करते हैं, पटाखे की आवाज़ सुनकर चिड़िया उड़ जाती हैं, गर्म वस्तुओं को छूने के बाद आपका हाथ पीछे हट जाता है, और मनपसंद पकवान देखने के बाद आपका क्या होता है, मुंह में पानी आ जाता है। तो ये सभी क्या है, ये सभी उद्दीपन का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये सभी आपका क्या हो गया, उद्दीपन हो गया। और हम फ्रेंड्स अब देखिए, आप उद्दीपन मैंने आपको समझा दिया ना, अब मैं आपको बताऊँगी अनुक्रिया क्या होती है। तो देखिए, पक्षियों का उड़ना, तो उसने क्या आवाज़ सुन के अनुक्रिया की ना, वो उड़ गई। ठीक है, अब क्या हुआ, और मैं आपको एग्जांपल जैसे हाथ को हटा लेना, जो गर्म वस्तु थी वो क्या थी, वो उद्दीपन थी, और हाथ को अगर आपने हटा लिया वो क्या, आपने अनुक्रिया किया, उसके प्रति आपने अनुक्रिया किया। तो ये आपका अनुक्रिया हो गया, इसको संवेदनशीलता भी कहा जाता है। और पौधों में फ्रेंड्स जैसे कि आपने देखा होगा लाजवंती का पौधा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, मैं आपको एक सेकेंड यहाँ पे देखिए समझाती हूँ उदाहरण एग्जाम्पल से। देखिए आप लोग यहाँ से, जब हम गर्म वस्तु को छूते हैं तब हम एकदम से अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं, और कॉकरोच देखिए रोशनी देखकर छिप जाता है। आप देखते होंगे जब आपके किचन वगैरह में लाइट बंद रहती है तो कॉकरोच क्या करते हैं, आगे पीछे यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, और जैसे ही आप वहाँ पे किचन में जाकर लाइट चालू करते हैं वैसे क्या करते हैं, कॉकरोच कहीं ना कहीं कोना ढूंढ के छुप जाते हैं। ठीक है, ये तो आप लोगों ने देखा होगा अपने घर में। और आप भी के यहाँ पे देखिए, मैंने जो आपको भी एग्जाम्पल दी, एग्जाम्पल यहाँ पे आ गया, आपके मनपसंद भोजन जो है, व्यंजन को देखकर मुँह में पानी आ जाना। तो उद्दीपन फ्रेंड्स मैंने आपको समझा दिया। अनुक्रिया उद्दीपन देखिए यहाँ पे दिया गया है, गर्म वस्तु, रोशनी, मनपसंद व्यंजन, सूरज का छिपना तथा पत्तियों का छूना। पत्तियों देखिए, आपने छुई हुई पत्तियाँ देखी होंगी, लाजवंती की पत्तियाँ देखी होंगी फ्रेंड्स। उन पौधे को जब आप टच करेंगे वो पत्तियाँ खुली होती है, जैसे आप इसको टच करेंगे वैसे क्या होगी, पत्ती मुरझा के नीचे झुक जाती है, बंद हो जाती है, ये आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, और और क्या अनुक्रिया की, देखिए अनुक्रिया के बाद क्या है, हाथ पीछे खींचना, काकरोच का छिपना, फूल का बंद होना और पत्तियों का सिकुड़ना। ठीक है, ये सभी आपको समझ में आ गया होगा आई होप। तो फ्रेंड्स अब हम आगे बढ़े। उद्दीपन आपको समझ में आया, उद्दीपन किसे कहते हैं, अनुक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी विचार करिए, जैसे सुनने के लिए, स्पर्श करने के लिए, गंध और स्वाद के लिए कैसे कैसे आप अनुभव करते हैं।
कैसे भी आप, जैसे आपका मनपसंद खाना आएगा तो आप कैसा अनुभव करेंगे, आपको मुंह पानी आएगा कि नहीं, कमेंट करके बताइए। ठीक है, अब हम चलिए इसके आगे हम बात करते हैं सजीवों में इंद्रियां। ठीक है, जितने भी सजीव होते हैं उनकी इंद्रियां कौन कौन सी होती हैं। तो देखिए 5 मुख्य ज्ञानेंद्रियां होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये 5 क्या होती है आपकी ज्ञानेंद्रियां होती हैं। तो फ्रेंड्स देखिए इन 5 का काम क्या क्या है। तो आँखों के द्वारा क्या करते हैं, आप देखते हैं कौन सी चीज़ कैसी है, कहाँ है, किस प्रकार से है। ठीक है, आँखों से क्या करेंगे, केवल आप देख सकते हैं। और कान से क्या करेंगे, कान से आप सुनेंगे कि कहाँ से कौन मुझे आवाज़ दे रहा है, कौन बुला रहा है, कौन पढ़ा रहा है आपको, आपकी मम्मी बुला रही हैं, क्या कर रही हैं। ठीक है, इन सब के बारे में हो गया। अब हम यहाँ पे बात करेंगे नाक के बारे में। नाक से क्या करेंगे, आपको जो भी आपका मनपसंद व्यंजन आएगा तो आप सुन के पहचान जाएंगे, हाँ ये व्यंजन किसने बनाया है, ये मार्केट का है कि घर का है, ये तो सबसे पहले आप लोग पहचान जाएंगे। नाक का काम हो गया। ठीक है, जीभ हो गया, जीभ से आप लोग स्वाद लेंगे, कोई भी चीज़ खाएंगे तो जीभ से आपको स्वाद का पता चलता है ना। स्वाद का अनुभव किससे होता है, आपकी जीभ से होता है। और किसी भी चीज़ को आप महसूस करेंगे तो आप त्वचा से महसूस करेंगे, गर्म है, ठंडी है। ठीक है, वगैरह और आप समझ ही सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको 5 ज्ञानेंद्रिय के बारे में मैंने आपको बता दिया। यहाँ तक आप लोगों को क्लास अच्छी लगी कि नहीं, कमेंट करके बताइए, समझ में आया सभी को। तो चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए चलिए यहाँ पे देखिए मैं आपको बता दूँ, जैसे विभिन्न जंतु हैं, जंतु अपनी इंद्रियों का प्रयोग विभिन्न प्रकार के लिए करते हैं। ठीक है, कौन कौन से जो जंतु हैं, कौन कौन से जीव हैं, वो अपना इंद्रियों का प्रयोग किस प्रकार से कहाँ पर करते हैं, उसके बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। ठीक है, ये सभी जितना भी मैं आपको बता रही हूँ यूवीएस में पूछा गया क्वेश्चन आंसर है। जब मैं आपको पीवाईक्यू करवाऊंगी तब आपको समझ में आएगा कि कहाँ से क्वेश्चन आंसर पूछा गया था। ठीक है, और जितना भी नोट्स मैं आपको करवा रही हूँ ना, ये सभी नोट्स मैंने खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, मैं भी इसी से तैयारी कर रही थी। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ बात करते हैं। चींटियाँ जो हैं, चींटियाँ अपने समूह की चींटियों को उनके द्वारा छोड़ी गई गंध से पहचान लेती हैं। तो आपने देखा होगा कोई भी जब चींटी चलती हैं तो चींटी एक लाइन बना के चलती हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग छोटेपन में कहते होंगे, अभी भी आप सुनते होंगे चींटी की बारात जा रही है। ये जो चींटी होती है ना, एक ही लाइन में चलती हैं। अगर आप उनकी कोई भी चींटी की लाइन बिगाड़ेंगे तो जैसे ऐसी लाइन जा रही हैं, अगर आपने उनको यहाँ से बाय द वे अगर आपने यहाँ से उनको काट के एक को घुमा दिया इधर, तो सारी चींटी इसे घूमने लग जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से बारात के जैसे वो लोग निकलती हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, तो देखिए कोई भी जो चींटी होती है ना, वो अपने पीछे एक फॉर्मिक एसिड छोड़ती हुई जाती है। ठीक है, क्या एक फॉर्मिक एसिड छोड़ती हुई जाती है, तो उसी एसिड के कारण क्या होता है, जितनी भी इनके पीछे चींटियाँ होती हैं वो उन्हीं की गंध को पहचानते हुए पीछे पीछे चली जाती हैं। अब देखिए हम बात करेंगे, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। कुछ कीड़े मकोड़े अपनी मादा कीड़े को उनकी गंध से पहचान लेती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कौन सी कुछ कीड़े जैसे आपने देखे होंगे, वो कीड़े क्या करते हैं, जो नर कीड़े होते हैं वो अपने मादा कीड़े को कैसे पहचान लेती हैं, उनकी गंध से पहचान लेती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ पक्षी जैसे बाज, गीद और चील, जिनकी दृष्टि मनुष्य से 4 गुना ज़्यादा होती है, अपने शिकार को दूर से ही देख लेती हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग देखे थे ना गिद्धराज को, गिद्ध, बाज और चील, इनकी नज़र कैसी होती है, मनुष्य से 4 गुना ज़्यादा लोग देख सकते हैं दूर तक। गिद्ध की फ्रेंड्स आप लोग देखे होंगे ना, बात सुने होंगे, वो उसने श्रीलंका मतलब जो कहाँ पे थे वो लोग, श्री रामचंद्र में आपने देखे होंगे, जब रामायण देखते होंगे जो लोग, उन लोगों को पता होगा गिद्ध ने वहाँ से ही देख लिया था, समुद्र के पार से ही उन्होंने देख लिया था कि सीता माता कहाँ पर है, किस जगह पर है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट दूसरी, तो पक्षी एक ही वक्त में 2 अलग अलग चीज़ों के देख लेते हैं। तो देखिए पक्षी जो होते हैं फ्रेंड्स ना, एक ही टाइम में क्या करेंगे, वो 2 अलग अलग चीज़ों को देख लेते हैं, क्योंकि जो इनके सिर के दोनों तरफ आँख होती हैं। हमारे तो सिर के केवल, हम लोग के क्या होता है फ्रेंड्स, मनुष्य के केवल आँखों मतलब कहाँ है, सामने ही आँख है ना। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करेंगे, परंतु इनकी आँखें की जो पुतली होती है वो घूम नहीं सकती, इसलिए ये क्या करती है, अपनी गर्दन को ही घुमाकर अपने आसपास देखती हैं। परंतु जो उल्लू की आँख होती है वो चेहरे के सामने होती है। ठीक है, उल्लू की आँख कहाँ होती है, चेहरे के सामने होती है, जबकि पक्षी एक ही वक्त में क्या करते हैं, 2 अलग अलग जगह पर देख लेते हैं। और उल्लू की आँख कहाँ, उल्लू कैसे देखती है, उल्लू की आँख कैसे होती है, उल्लू की जो आँख होती है वो चेहरे के एकदम सामने होती है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं, जो उल्लू होता है, उल्लू देखिए व्हाइट और ब्लैक चीज़ में बहुत जल्दी अंतर पहचानता है। उल्लू जो है ब्लैक चीज़ों को देख लेगा, और वो वाइट मतलब वो आप सुने होंगे ना, उल्लू क्या है, मतलब सूरज की किरणों में उल्लू को नहीं दिखता है, उल्लू केवल रात को ही दिखता है। उल्लू क्या है, रात्रिचर प्राणी है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बात करें। चलिए हम नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ जानवरों के कान जो होते हैं वो बाहर से दिखाई देते हैं, परंतु कुछ जो जानवर होते हैं उनके कान जो होते हैं
कुछ के नहीं होते हैं। जैसे हाथी अपने कान से सुनने के अलावा भी हवा भी कर सकता है। देखिए जो कुछ प्राणी कुछ जानवर होते हैं उनके क्या होते हैं, कान होते हैं, कुछ के कान नहीं भी होते और कुछ क्या करते हैं, अपने जो कान होते हैं उन कान से क्या, हाथी का कान देखें आप लोग कितना बड़ा बड़ा होता है, वो लोग अपने कान से सुनने का काम तो करते हैं, साथ में वो लोग क्या करते हैं, जब उन लोग को गर्मी लगती है तो वो क्या करते हैं, हाथी अपने जो कान के जो पंख होते हैं उसको फैला, कान बहुत बड़ा कान होता है ना पंखे के जैसा, तो वो लोग उसको फड़फड़ा फड़फड़ा के अपना हवा भी ले लेते हैं। ठीक है। और सांप जो है सुन नहीं सकता परंतु क्या करता है, जमीन पर हुए कंपन से महसूस करके, जो सुनते होंगे आप लोग ना बांसुरी की धुन सुनकर चलाया, तो बांसुरी की धुन सुन के नहीं आता है, बांसुरी की धुन को वो कंपन की सहायता से सुन के आता है। ठीक है, कंपन से सुनता है, कहाँ पे बीन बज रही है उस कंपन के द्वारा वो क्या करता है, वहाँ पर मौजूद हो जाता है। ठीक है। और देखिए हाथी की बात यहाँ पे होती है ना, हाथी को कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है, क्योंकि हाथी जो कीचड़ में रहता है तो उसके शरीर को ठंडक मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, मच्छर हमारे शरीर की गंध और तलवे की गर्मी से हमें अंधेरे में भी ढूंढ लेता है। आप लोग देखते होंगे हमेशा जब लाइट बंद कर दीजिए उसके बाद क्या होता है, रात के टाइम पे मच्छर क्या करते हैं, वार करते हैं, अटैक करते हैं। नेक्स्ट है, कुछ जानवर अपने मलमूत्र की गंध के द्वारा अपने क्षेत्र की पहचान कर लेते हैं, जैसे कुत्ता, बाघ, शेर। कुत्ता क्या करता है, अगर उसके इलाके में कोई दूसरा कुत्ता आ गया तो क्या करेगा, वो पहचान जाएगा कि आज हमारे इलाके में कोई दूसरा कुत्ता आया हुआ है। ठीक है। तो इस वजह से क्या करते हैं, वो कुत्ता, बाघ और शेर ये लोग अपने इलाके की पहचान हमेशा रखते हैं। ये लोग किससे पहचान जाते हैं, किसी की कोई भी अगर दूसरा अदर आएगा उसके इलाके में, चाहे कुत्ता हो, चाहे बाघ हो, चाहे शेर हो, तो मलमूत्र के द्वारा ये लोग क्या करेंगे, पहचान जाते हैं कि हमारे इलाके में कोई अदर आया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रात्रिचर के बारे में हम बात करें। रात्रिचर जैसे रात में जागने वाले जो जानवर होते हैं एवं पक्षी केवल सफ़ेद और काले रंग ही देख पाते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया ना यहाँ पे उल्लू के बारे में, उल्लू क्या करता है, उल्लू को केवल व्हाइट और ब्लैक कलर ही दिखाई देता है, क्योंकि उल्लू क्या, उल्लू भी एक रात्रिचर प्राणी है ना। अब देखिए नेक्स्ट बात करें, मेढक, छिपकली आदि जो जीव होते हैं शिकार को पकड़ने के लिए अपनी जीभ का प्रयोग करते हैं। छिपकली को किसने किसने देखा कमेंट करके बताइएगा, छिपकली किस प्रकार से अपना भोजन करती है। आप लोगों को पता है जीभ के द्वारा क्या, कोई भी कीड़े मकोड़े होते हैं उसको तुरंत अंदर कर लेती है ना। मेढक क्या करता है, मेढक भी तो वही काम करता है ना। अच्छा ये बताइए सांप क्या करता है, सांप निगलता है कोई चीज़ ना, उसको काट के तो खाता नहीं है। ठीक है। सांप जो होता है उसको क्या करता है, कोई भी जिसका जो आहार होता है उसको पूरा क्या, खड़ा ही पूरा उसको निगल जाता है। ठीक है। अब चलिए इसके आगे बात करें। आज की क्लास इतनी रहने दें, कल की क्लास में हम सभी जीवों की जो गति करती है, किस प्रकार से गति करती है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है। आज की क्लास हम यहीं तक करते हैं। देखिए हम उल्लू के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। उल्लू जो है रात्रिचर होता है। उल्लू जो है फ्रेंड्स ना, उल्लू जो है काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। ठीक है। जबकि जो मैना पक्षी होती है, मैना पक्षी जो होती है, मैना पक्षी आप लोग ने देखा है कमेंट करके बताइएगा आप लोग ने मैना पक्षी देखा है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर मैना पक्षी के बारे में बात करेंगे ना, तो देखिए जो मैना पक्षी होती है वो क्या करती है, झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। और उल्लू क्या करता है, अपनी गर्दन को 270 अंश तक घुमा सकता है। आपने देखा ना कोण, ये 180 अंश का कोण हो गया, ये 90 अंश का कोण होता है सीधा, फिर ये आपका 180 अंश हो गया। यहाँ पे ये यहाँ से इतना आँख पूरा इतना घुमा लेता है। ठीक है। कौन, उल्लू। उल्लू वो कितने अंश तक अपना गर्दन घुमा सकता है, भी एग्जाम में आपका पूछा गया है, तो 270 अंश तक अपना जो गर्दन है उसको घुमा सकता है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप आप लोगों को क्लास यहाँ तक अच्छी लगी होगी। हाँ, कोई मुझसे पूछ रहा था ना बंदर की उम्र कितने वर्ष होती है, तो देखिए अगर हम आपको उम्र की बात बता दें ना, जो भी कोई मनुष्य होते हैं, जीव जंतु होते हैं, सभी जीव जंतुओं पौधों का जो जीवन काल होता है वो एक निश्चित होता है। ठीक है। उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा मैं बता देती हूँ, मुझे याद आ गया, आप लोगों ने पूछा था कमेंट करके। तो देखिए जो सिकोया पेड़ होता है ना, सिकोया पेड़ जो है वो 300 से 400 वर्ष तक क्या करता है, वो जीवित रहता है, 300 से 400 वर्ष तक। अब हम मनुष्य की बात करते हैं। अब मनुष्य जो है फ्रेंड्स वो 60 से 70 वर्ष तक। ठीक है। मैक्सिमम मतलब बहुत कम ऐसा होता है जो मतलब 100 वर्ष तक जीते हैं, लेकिन 60-70 क्या है, 60-70 वर्ष तक मनुष्य जो है आजकल के जी रहे हैं। ठीक है। जीवित रहते हैं, जीवन काल जो उनका है। और एक बरगद के पेड़ का जो जीवन काल है फ्रेंड्स वो 100 से 200 वर्ष तक है। ठीक है। कितना है, 100 से 200 वर्ष तक है एक बरगद के पेड़ का जीवन काल। अब हम बात करेंगे कछुए के जीवन काल की। कछुआ जो है फ्रेंड्स 120 से 150 वर्ष तक क्या करता है, उसका जीवन काल है, वो जीता है। तोता का जो जीवन काल है वो है आपका 14 से 15 साल तक।
अब हम बात करेंगे चूहे की। तो चूहे का जो जीवन काल है फ्रेंड्स वो है 4 से 5 वर्ष तक। और हाथी जो है फ्रेंड्स, आपका हाथी 70 से 90 वर्ष तक उसका जीवन काल है, 70 से 90 साल तक जीता है। अब हम बात करेंगे घोड़े के बारे में। तो घोड़ा जो है फ्रेंड्स वो भी 30 से 40 वर्ष के बीच उसका जीवन काल होता है। बिल्ली भी फ्रेंड्स आपकी 20 से 30 वर्ष तक जीती है, ठीक है, बिल्ली। अब हम बात करेंगे कुत्ता की। तो कुत्ता है फ्रेंड्स तो 16 से 18 साल, 16 से 20 वर्ष भी आप मान सकते हैं जो उसका जीवन काल होता है कुत्ते का। अब हम बात करेंगे मंकी, बंदर की बात करेंगे। तो बंदर जो है फ्रेंड्स वो 20 से 25 साल तक जीता है, ठीक है, कितना, 20 से 25 साल तक जीता है। और कोई भी जो फसल होती है, फसल के बारे में फ्रेंड्स तो आप जानते हैं, फसल तीन प्रकार की होती है, रबी फसल, खरीफ और जायद। तो ये फसल जो है फ्रेंड्स आपकी 4-4, 5 मंथ की ऐसे होती है। गेहूँ आपका 5 मंथ होता है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लास आज की अच्छी लगी होगी। कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसे लगी। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। जो भी आपका कमेंट हो, जो भी आपको पूछना हो, जो भी आपका डाउट हो, आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ओके।